अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसका टाइटल है टॉक ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है और उसको रोटेटेबल बनाया होगा, यानी कि वो कॉइल एक एक्सिस के अबाउट घूम सकने के काबिल होगा और उसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी और उस कॉइल को घुमाएगी और घूमने की वजह से उसके अंदर टॉर्क पैदा होगा। उसी टॉर्क को इस टॉपिक के अंदर हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को सपोज करेंगे जिसकी लेंथ L और विड्थ A है। स्मॉल a से उसकी विड्थ को रिप्रेजेंट किया गया। उस कॉइल की जो विड्थ है वो A है और ये जो लेंथ है ये कैपिटल L है जो उसने यहाँ रिप्रेजेंट की हुई है। उसके अंदर से एक करंट गुजर रहा है जिसकी वैल्यू I है और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट की वजह से पैदा हो रही है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है और फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। Due to interaction between its own field and field of external magnet, it experiences a magnetic force। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि करंट के गुजरने की वजह से आपके पास क्या होगा, इस तार के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जो आपको पता है एक सर्कुलर शेप की होगी जिसका सेंटर ये तार ही होगी। अब जब इसमें से करंट गुजरेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इस वायर के अंदर और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो इस इंटरेक्शन की वजह से इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वजह से ये कॉइल के अंदर रोटेशन पैदा होगी। कैसे पैदा होगी उसको हम आगे चल के देखते हैं। जी, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो वर्किंग एंड कैलकुलेशन है, लेकिन वर्किंग और कैलकुलेशन से पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपके पास बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका नाम उसने दिया हुआ है ABCD और ये उसके दो टर्मिनल हैं जो कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्टेड है जहाँ से करंट आ रहा है। अब ये करंट राइट वाली जो वायर आपके सामने आ रही है इन्हें हम करंट लीड्स कहते हैं। तो इस वायर में करंट नीचे की तरफ आ रहा है और D से A जा रहा है और फिर A से B होता हुआ B से फिर C जाएगा और C से दोबारा ऊपर की तरफ सोर्स की तरफ चला जाएगा, सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। राइट बेटा, अगर ये कन्वेंशनल करंट हम सपोज कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स उसकी तरफ चला जाएगा। जैसे ये करंट इसमें से गुजरेगा और इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो इसके ऊपर फोर्सेस पैदा होंगी। वो फोर्सेस किस तरह से पैदा होंगी उसी को हम वर्किंग और कैलकुलेशंस के अंदर देखने जा रहे हैं। यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, एज द टू फेसेस AB एंड CD आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है AB और CD ये दोनों इस फील्ड के साथ पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों केसेस के अंदर साइन 180 हो या 0 डिग्री हो, दोनों केसेस के अंदर आपके पास वैल्यू साइन की क्या आएगी, 0 आएगी। आपको पता है आपने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला हुआ इसी चैप्टर के स्टार्ट में जो कि F = IL क्रॉस B आया था। तो यहाँ उस IL क्रॉस B को एक्सपेंड करें तो FAB FCD दोनों बराबर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स 0 होगी। क्यों 0 होगी? या तो एंगल 180 डिग्री है या 0 डिग्री है। अगर हम फील्ड के लिहाज से और करंट के लिहाज से देखें तो एक साइड का एंगल 0 और एक का 180 बन रहा है, लेकिन दोनों का अगर हम पैरेलल भी सपोज कर लें इन दैट केस आपके पास तब भी फोर्स जो AB और CD साइड पे लग रही है वो आपके पास 0 ही आएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस ऑफ दिस डायग्राम। राइट बेटा, तो आपके पास साइन 0 विल गिव यू 0। अगर यहाँ 180 भी पुट करूँ तो आपके पास 0 ही आएगा। तो AB और CD साइड के ऊपर लगने वाली फोर्सेस 0 हैं। राइट बेटा, बट द साइड BC एंड DA आर एट राइट एंगल विद दी मैग्नेटिक फील्ड B। जो आपके पास DA साइड है या आपके पास BC साइड है, ये दोनों फील्ड के साथ 90 डिग्री पे हैं, यानी कि राइट एंगल बना रही हैं, जिसकी वजह से इन दोनों साइड्स के ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स मैक्सिमम होगी। FBC और FDA आपके पास बराबर होंगे ILB साइन 90 डिग्री और साइन 90 विल गिव यू 1। तो आपके पास दोनों फोर्सेस बराबर होंगे आपस में, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी फोर्सेस लग रही हैं, वो ILB के बराबर आएगा। जितनी फोर्स आपके लेफ्ट साइड पे लग रही है उतनी ही आपके पास फोर्स राइट साइड पे लग रही है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स का जो रिलेशन है वो ILB है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, करंट भी दोनों साइडों में सेम गुजर रहा है, लेंथ भी दोनों साइडों की क्या है, सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस मैग्नेट की दोनों साइडों में से सेम पास थ्रू हो रही है। तो साइन 90 यानी कि 90 डिग्री एंगल भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों की फोर्सेस भी आपस में क्या होंगी, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ILB साइन 90 विल गिव यू 1। क्लियर बेटा? अब दो फोर्सेस आपके पास आ गई। अब दोनों फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपके पास जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वो एक्सिस है जिसके गिर्द इस कॉइल को रोटेटेबल बनाया गया। अब अगर ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती है तो एक्सिस से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है आपको पता है वो मोमेंट आर्म होता है।
एक फोर्स यहाँ लग रही है, ये इसका फासला भी मोमेंट आर्म के बराबर है, तो दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर और वो इस कॉइल को घुमाएंगे। और ये इस क्रॉस का मतलब क्या है? इस क्रॉस का मतलब है यहाँ से कॉइल अंदर की तरफ जाएगी और इस डॉट का मतलब क्या है? यहाँ से कॉइल बाहर की तरफ आएगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये कॉइल यहाँ से अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की तरफ आएगी? राइट हैंड रूल के जरिए, राइट। अब ये राइट हैंड रूल दो तरह का है, या तो आप उसको यूज कर लें क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, एल क्रॉस भी कर लें, या आप उसको राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं। आप राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी लगाएं। क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल क्या है? लेंथ को आपने फील्ड की तरफ रोटेट करवाना है। अब लेंथ आपने करंट की डायरेक्शन में लेनी होती है, इसकी लेंथ नीचे की तरफ लेंगे, इसको जब मैं फील्ड जो राइट साइड पे जा रही है नॉर्थ से साउथ, अब मैं अगर इसको रोटेट करवाऊंगा फील्ड की तरफ अपने राइट हैंड रूल से, तो अंगूठा मेरा बाहर की तरफ इंडिकेशन देगा, तो इसका मतलब इस डी ए वाले साइड के ऊपर आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द पेपर है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ करंट की डायरेक्शन बी से सी है और यहाँ करंट की डायरेक्शन बी से सी है, तो लेंथ की डायरेक्शन भी बी से सी ली जाएगी। तो अगर मैं लेंथ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ लूँ और एल क्रॉस बी करूँ तो मेरे पास जो डायरेक्शन आएगी अंगूठे की वो इनटू द बोर्ड आएगी, करके देखिएगा राइट हैंड रूल से। तो इसका मतलब इस साइड पर जो फोर्स लगेगी वो इनटू द बोर्ड या इनटू द पेपर लगेगी। तो क्रॉस का साइन यही शो कर रहा है कि जो बीसी साइड है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इनटू द बोर्ड लग रही है। अब दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और ये कॉइल एक एक्सिस के अबाउट रोटेटेबल भी है, तो इसके ऊपर एक कपल पैदा हो जाएगा। अब कपल दो इक्वल टॉर्क्स की वजह से पैदा होता है। अब यहाँ जो कपल में निकालने जा रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है दीज टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल इन दी, ये बेटा काउंटर गलत लिखा हुआ है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये काउंटर को आप यहाँ से खत्म कर दें। काउंटर का जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आप खत्म कर दें। एक्चुअली कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, तो कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, लेकिन अगर आप इसको बॉटम से देखेंगे ए बी वाली साइड से तो वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर हम देखने का एंगल चेंज कर दें तो आपके पास पैदा होने वाला जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, अगर हम बॉटम से देखेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है। जी बेटा, कपल को निकालने के लिए हम दोनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे। टॉर्क दो साइड्स पे एक्ट कर रहा है, एक आपके पास डी ए है और एक आपके पास बी सी है। हमने इनकी डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में सपोज की हुई है, तो आपके पास टॉर्क डी ए क्या होगा? आपको पता है टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है? मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म वो फासला होता है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक होता है, राइट बेटा। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप गौर करें, आपके पास a/2 मोमेंट आर्म है, चूंकि इसकी विड्थ टोटल फासला a है, ये इसका सेंटर है, तो आधा फासला जो b से इस सेंटर तक का होगा या a से सेंटर तक होगा या 4 से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का होगा, वो a/2 के इक्वल होगा। तो a/2 तो होगा इसका मोमेंट आर्म। FDA वो फोर्स है जो कि लग रही है DA साइड के ऊपर, और FBC वो फोर्स है जो कि BC साइड के ऊपर लग रही है, राइट बेटा। अब यहाँ साइन 90 आ रहा है। साइन 90 क्यों? क्योंकि ये एंगल किसके दरमियान बन रहा है? आर और एफ में। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें, यहाँ इनटू द बोर्ड आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ आउट ऑफ द बोर्ड है। आर आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले लें, तो आपके पास दोनों केसेस के अंदर एंगल 90 डिग्री बनेगा। एंगल 90 तो ये साइन 90 विल गिव यू 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें, FDA और FBC आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया ILB ये तीनों टर्म्स दोनों साइडों पे सेम है, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स कॉमन ले लूँ तो a/2 दरमियान में ऐड होने के बाद a रह जाएगा, और फोर्स की वैल्यू यहाँ अगर मैं ILB पुट करूँ तो ILB पुट करने से मेरे पास ये सिनेरियो बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो a है और ये जो l है, a विड्थ है इस कॉइल की और l जो है ये लेंथ है इस कॉइल की, तो विड्थ इनटू लेंथ विल गिव यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ मैंने वही बात लिखी हुई है कि ए आपके पास विड्थ है, एल आपके पास लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कॉइल का एरिया आ जाएगा। तो ए और एल को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आई? IBA आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, राइट बेटा। अब ये उस केस के अंदर टॉर्क की वैल्यू जब नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के, यानी कि इसके ऊपर जो तार को लपेटा गया उसका सिर्फ एक टर्न है। फॉर 1 टर्न आपके पास टॉर्क की वैल्यू इतनी होगी, राइट बेटा। ये तो थी मैक्सिमम कंडीशन। अगर ये कॉइल घूमकर इस फील्ड के साथ एट सम एंगल आ जाता है, इन दैट केस क्या होगा आप उसको देखने जा रहे हैं, राइट बेटा। तो आपके पास जो नेक्स्ट केस इसमें लिखा हुआ है, व्हेन कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एंगल 90 डिग्री बन रहा था, लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये कॉइल घूमकर एट सम एंगल आ जाती है। आपको पास टॉप व्यू नजर आ रहा है, ये टॉप से आपको कॉइल को दिखाया जा रहा है। तो टॉप से अगर आप कॉइल को देखें तो आपके पास कॉइल ऐसे तिरछा नजर आएगा। अगर ये कॉइल घूम गया है, लेट्स सपोज ये कॉइल एट सम एंगल अल्फा है विद द फील्ड, तो वह अल्फा एंगल इस कॉइल के साथ कुछ इस तरह से बनेगा। ये लेट्स सपोज कॉइल है तो फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये अल्फा एंगल बनेगा। जो एंगल इतने हाफ के साथ बनेगा वही एंगल इस
पर्टिकुलर कॉइल के नेक्स्ट हाफ के साथ भी वही एंगल बनेगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये एंगल मैंने अल्फा सपोज किया तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइडों के ऊपर फोर्स लग रही है। एक साइड बी से ओ तक की है, एक साइड ए से ओ तक की है, तो ये दोनों साइडें जो है आपके पास इस तरह से, ये सेंटर है, यहाँ से आधा आधा हो जाता है, यानी कि a/2 ये है, a/2 ये है, राइट बेटा। तो इसका बनने वाला एंगल अल्फा है, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर एंगल सेम है तो सिचुएशन भी फिर सेम होगी। तो अगर आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ अगर आपने टॉर्क निकालना है तो उसी तरह से दोनों साइड्स पे एक्ट करने वाले टॉर्क्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। टॉप BC हम उसी तरह से निकालेंगे जिससे हम पहले निकाल चुके हैं, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें, आपके पास यहाँ आपने मोमेंट आर्म का वो कंपोनेंट लेना है जिसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम एक्ट करेगी और उसकी वजह से मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं a/2 को एज वेक्टर सपोज करता हुआ इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँ, एक कंपोनेंट आपका ये वाला बनेगा, एक कंपोनेंट आपके पास ये वाला बनेगा। इसी तरह से अगर मैं इस वाले a/2 को क्या करूँ, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँ, तो एक कंपोनेंट आपके पास ये वाला बनेगा, एक कंपोनेंट आपके पास ये वाला बनेगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। अब थोड़ा सा गौर करें, इन दोनों कंपोनेंट्स में से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो आपको पता है a/2 cos अल्फा के साथ आएगा, क्योंकि एंगल अल्फा सपोज किया गया है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, a/2 sin अल्फा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, a/2 sin अल्फा जो आपके पास कंपोनेंट आएगा इस a/2 मोमेंट आर्म का, वो इस फोर्स के साथ पैरेलल में आ जाएगा। और आपको पता है पैरेलल फोर्स हो मोमेंट आर्म के साथ तो कोई टॉर्क पैदा नहीं होता, क्योंकि साइन 0 विल गिव यू व्हाट, 0, टॉर्क 0 होगा। इसका मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये टॉर्क को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि फोर्स के साथ 90 डिग्री पे है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी टॉर्क प्रोड्यूसिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉइल। यानी कि टॉर्क को पैदा करने के लिए ये वाला कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट है जो कि टॉर्क को पैदा कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स के साथ 90 डिग्री पे है, तो हम ये वाला कंपोनेंट सपोज करेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट टॉर्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें, a/2 cos अल्फा वही कंपोनेंट लिया गया है जिसकी वजह से टॉर्क पैदा हो रहा है, ILB वो फोर्स है, और आपको पता है कि R क्रॉस F करें तो साइन थीटा भी साथ आता है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप गौर करें, इस कंपोनेंट के साथ a/2 cos अल्फा के साथ फोर्स का बनने वाला एंगल 90 डिग्री ही है, क्योंकि आपने इस मोमेंट आर्म और इस फोर्स के दरमियान एंगल लेना है। सिमिलरली यहाँ भी F2 के साथ भी एंगल वो a/2 cos अल्फा के साथ 90 डिग्री ही है। तो इस एंगल को sin 90 मैंने पुट किया, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से साइन आना था, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया। यहाँ डायरेक्शन को किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ n कैप के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो यहाँ अगर sin 90 की बात करें तो ये 1 होकर खत्म हो जाएगा, और यहाँ ILB a/2 cos अल्फा, ILB a/2 cos अल्फा रह जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 1/2 अगर मैं बाहर ले जाऊँ, यहाँ से भी 1/2 अगर बाहर ले जाऊँ, तो ये आपके पास हाफ ILB इंटू a cos अल्फा आ रहा है, राइट बेटा। इसी तरह से अगर यहाँ से भी हाफ बाहर ले जाऊँ तो ये भी आपके पास हाफ ILB a cos अल्फा के बराबर आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें, हाफ ये वाली वैल्यू, हाफ ये वाली वैल्यू, तो आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, और हाफ हाफ है मिलकर 1 हो जाएगी, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ILB a cos अल्फा। ठीक है, तो हाफ ये वाला और हाफ ये वाला ऐड हो गया तो 1 हो गया, तो 1 आपके पास इसका कोफिशिएंट हो जाएगा इन दिस केस, क्योंकि 1/2 1 हो जाएगा, तो ILB a cos अल्फा आपके पास आ जाएगा, राइट बेटा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ लेंथ और ये वाली जो विड्थ है, ये दोनों मिलकर दोबारा से आपको एरिया दे देंगे रेक्टेंगुलर कॉइल का, तो मैं इसको दोबारा से IBA लिख सकता हूँ और cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा, राइट बेटा। अगर आप अल्फा की वैल्यू चेंज करें तो टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये तो था एक टर्नओवर कॉइल के ऊपर, तो उस केस के अंदर आपके पास टॉर्क IBA cos अल्फा के बराबर होगा। लेकिन अगर कॉइल के ऊपर आपने तार के ज्यादा चक्कर या ज्यादा लपेटे या ज्यादा टर्न्स दिए हुए, इन दैट केस आपके पास यहाँ नंबर ऑफ टर्न से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपके पास टॉर्क जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, NIBA cos अल्फा, राइट बेटा। ये वो टॉर्क है जो कि n नंबर ऑफ टर्न्स रखने वाले कॉइल के ऊपर एक्ट करेगा, कब, जब वो एट सम एंगल होगा अल्फा विद दी फील्ड लाइंस, राइट बेटा। तो बेटा यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ था, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड एट एन एंगल अल्फा विद मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ द मैग्नेट इन विच इट इज प्लेस्ड, राइट बेटा। यानी कि ये उस वक्त का टॉर्क है उस कॉइल का जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको एक मैग्नेट के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड के साथ एट सम एंगल अल्फा रखा गया है, तो ये उस टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।